दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर है प्यारा सा सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड, तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द लास्ट टॉपिक इज इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या जाना, क्या समझा? तो देखिए, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो हमने सिक्योरिटी को ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट पे बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से इस चैप्टर में पढ़ लिया। अब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हमने कंप्लीट कर ली है। एक कदम आगे बढ़ते हैं, चलो एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, उस एक कदम में हम समझ में आ रहा है कि हमने हर चैप्टर में इंडियन पर्सपेक्टिव देखा है। चाहे वो कह सकते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो जैसे यूनाइटेड नेशंस को हमने पढ़ा था तो वहां पे इंडिया का पर्सपेक्टिव देखा। चाहे यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करिए तब हमने इंडिया का पर्सपेक्टिव देखा। ठीक है, तो इंडिया का पर्सपेक्टिव हमने हर चैप्टर में बकायदा देखा है। क्लियर हो? हर चैप्टर में बकायदा इंडिया का पर्सपेक्टिव हमने देखा है। अब एक कदम और आगे बढ़े अगर, तो यहां पे आपने जो चैप्टर पढ़ा सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, तो इंडिया का सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या रहा है, इंडिया एंड सिक्योरिटी के क्या रिलेशन रहे हैं, वो सारी चीजें हम चैप्टर के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या रही है। दिस इज द क्वेश्चन, क्या रही है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। तो जैसे अगर हम देखेंगे ना, तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी हो चाहे नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी हो, दोनों ही एस्पेक्ट्स में हमने सिक्योरिटी इश्यूज को फेस किया है, सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस किया है। तो इंडिया हैज फेस्ड ट्रेडिशनल यानी कि मिलिट्री एस्पेक्ट्स भी हमने सिक्योरिटी के फेस किए। ठीक है, मिलिट्री एस्पेक्ट्स कैसे फेस किए हमने सिक्योरिटी के, तो उस चीज को समझना जरा अच्छे से। क्या हुआ था आप देखेंगे तो हमारे आजू बाजू पड़ोसी बहुत अच्छे हमारे, तो उनके चलते हमने क्या किया, उनके चलते हमने ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो है कि कंट्री की बॉर्डर को सिक्योर करना है, उस पर हमने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है और वो थ्रेट्स की तरह भी निकल के आए हैं हमारे सामने। ठीक है, तो इंडिया हैज फेस्ड ट्रेडिशनल मिलिट्री एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स आल्सो। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में क्या आ जाएगा, तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में आपके लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में आपके टेररिज्म की बात कर लो, आप बात कर लो पॉवर्टी की, आप बात कर लो माइग्रेशन की, तो ऑल दीज issues have been highlighted in Indian politics in Indian context। ये सारे मुद्दे, सारे इश्यूज हमने फेस किए, हमने सफर किए हैं। ठीक है, तो इंडिया ने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स दोनों जो है वो फेस किए सिक्योरिटी इशू के, दैट हैव इमर्ज्ड फ्रॉम विद इन एज वेल एज आउटसाइड इट्स बॉर्डर। इस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और इसी के चलते क्या है, इंडिया का जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी has four broad components which have been used in varying combination from time to time। तो इंडिया का जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रहा है, वो 4 कंपोनेंट्स पर बेस्ड रहा है। और वो 4 कंपोनेंट्स कौन से रहे हैं, वो 4 कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वो 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे आपके सामने ये लिखे हैं। देखो, पहला स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री एंड डेवलपिंग वास्ट इकोनॉमी। तो ये 4 कंपोनेंट जो या फिर कह सकते हैं 4 पिलर बेस्ड हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रही है। इन चारों पिलर्स को मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि हमने हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले फोकस किया किस चीज पे, कि हम हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेंगे। कारण दिखती बात है कि हमने ट्रेडिशनल यानी कि मिलिट्री थ्रेट जो है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, हमने मिलिट्री थ्रेट्स फेस किए हैं आउटसाइड द बॉर्डर, विद इन द बॉर्डर, तो इसके लिए हमने हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। ये हमारी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट रहा। सब्सिक्वेंटली सारे पॉइंट्स भी आपको ऐसे ही समझाते चलता हूं। देखो, तो स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इसमें हमने क्या किया, पहली तरीका जो हमने हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए किया है, उसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट कंपोनेंट वाज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिकॉज इंडिया हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद इट्स नेबर्स पाकिस्तान। ठीक है, नेबर्स पाकिस्तान इन 1947, 48, 65, 71 और 99। जैसे अगर आप यहां से देखोगे ना 65 की लड़ाई, जहां पे हमने मतलब धूल तो चारों बार चटाई है, फाइन। जैसे आप देखोगे 47, 48 में, 65 में, 71 में बांग्लादेश की आजादी के समय, 99 में कारगिल युद्ध में, चारों समय हमने पाकिस्तान को हराया है। ठीक है, और चारों समय ये क्या है, ये ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट हमारे सामने बन के आया है। इसी के चलते हमने क्या है, इंडिया ने अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया है। सिमिलरली चाइना से भी हमने क्या किया, बॉर्डर पे थ्रेट देखा और हम बुरी तरह हारे भी थे। ठीक है, 1962 में। तो ये दर्शाता है कि there was an intense need to strengthen the military capabilities of the nation। समझ में आया? Since it is surrounded by nuclear armed countries in South Asian region, अब साउथ एशियन रीजन में जैसे अगर आप देखोगे तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, 3 देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स है, और एक वो भी है कौन, किम जोंग उन। ठीक है, तो क्या नॉर्थ कोरिया। तो उसके चलते क्या, उसके चलते अब हमने देखा कि हमारे आजू बाजू सब
दिवाली के धमाके लेकर बैठे हैं, तो हमने भी क्या किया, ठीक है, इंडियाज डिसीजन टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 was justified by the Indian government in terms of safeguarding national security. India first tested a nuclear device in 1974. ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का टेस्ट 1974 में हुआ था पोखरण में। फिर आप जिस देखोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पीरियड में भी। तो हमने भी हमारे क्या करें, परमाणु हथियार जो न्यूक्लियर वेपन जो तैयार किए। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज। क्योंकि दिखती बात है क्या है कि बाजू वाले के पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर हम न्यूक्लियर वेपन से डिप्राइव्ड है तो वी विल ऑलवेज बी इन अ थ्रेट। रात में सो भी रहेगा तो ये डर रहेगा क्या, मेरे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं, उन्होंने मार दिया तो होगा न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो उसके चलते पहली स्ट्रेटेजी जो रही हमारी वो यही रही कि हमने हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन किया है। दूसरा क्या देखो, दूसरा है स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्या है, तो हमने हमारी सुरक्षा में, मतलब विश्व सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है, मतलब इस तरह की भावनाओं को लेके चले हैं। तो हमने जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस उनमें बाकायदा विश्वास दिखाया और उनको मजबूत किया कि वो मजबूत है तो पूरा विश्व मजबूत है। कैसे, तो द सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज बीन टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो खुद के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और वर्ल्ड वाइड पीस और सिक्योरिटी स्टैब्लिश्ड है, उसके चलते हमने क्या किया, उसके चलते हमने फोकस किया है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हो, जैसे यूनाइटेड नेशंस हो गया, या फिर कह सकते हैं यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है जिसमें पीस की बात की जा रही है, तो उसमें हमने विश्वास दिखाया, उसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए। तो इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द कॉज ऑफ एशियन सॉलिडारिटी, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, ठीक है। हमने इन सारी चीजों में विश्वास दिखाया है और हमने इन सारी चीजों का झंडा लेके आगे आगे चले हम, ठीक है। एंड द यूएन एज अ फोरम इन विच इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी सेटल्ड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस को एक फोरम की तरह इस्तेमाल किया है। जब हमारे यहाँ कश्मीर इशू हुआ तो वी कुड हैव रिजॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट, ठीक है। मतलब आज लोग बोलते हैं कि सर वैसे ही कर लेना था, ज्यादा अच्छा था क्या, कि हम लगाते पाकिस्तान को दो चपाट, ठीक है, और कश्मीर इशू रिजॉल्व कर सकते थे। लेकिन हमने हमारी कह सकते हैं कि क्या है, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट दी और उनमें विश्वास दिखाते हुए हमने मुद्दा वहां प्लेस कर दिया। दैट इज कंसिडर्ड बाय एज अ फॉल्ट, बट समवेयर और द अदर वी कह सकते हैं वी सेट एन एग्जांपल कि हाँ वी बिलीव इन दी ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन वाली चीज है, ठीक है। तो खैर वो जो भी है, यू मे डिसएग्री ऑन दिस बिकॉज आई आल्सो डिसएग्री ऑन दिस, ठीक है। बाकी क्या है, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड द कॉज ऑफ एशियन सोलिडरिटी, ठीक है, कि आपसी भाईचारा हो, डीकोलोनाइजेशन हो, डिसआर्मामेंट हो, ठीक है। यूनाइटेड नेशन को एक फोरम की तरह कंसीडर किया जाए जहां पे इश्यूज को सेटल किया जाए। एंड एट टाइम्स टिल डेट वी हैव कह सकते हैं वी हैव शोन आवर ट्रस्ट इन यूनाइटेड नेशन। दिस शोज दैट वी आर स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू पीपल। क्लियर हुआ? इंडिया also took initiatives to bring about a universal and non-discriminatory non-proliferation regime, ठीक है। इंडिया ने इनिशिएटिव लिया कि क्या है कि जैसे एनपीटी, क्या एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या थी, वो एक ऐसी ट्रीटी थी जो न्यूक्लियर वेपन के प्रोलिफरेशन को तो रोक रही थी कि न्यूक्लियर वेपन जो है दुनिया में सबके पास ना जाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिस्क्रिमिनेटरी भी थी। कैसे कि जिनके पास हथियार थे उनको बोलते कि नहीं इनने तो बना लिए, तो इनको रखे रहने दो, आगे कोई ना बना पाए। तो इंडिया ने बोला अच्छा ठीक है कि तुम रख लो हथियार, हम ना रखें। ऐसा क्यों? तो इंडिया ने इस तरह से क्या बोला कि हाँ वी डू बिलीव कि नॉन मतलब प्रोलिफरेशन हो, हथियार ना बढ़े, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हथियार ना बढ़े उसके लिए कोई डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी नहीं होना चाहिए। ट्रीटी ऐसी साइन करो, संधि ऐसी साइन करो जिसमें सबको समान रूप से देखा जाए, ठीक है। तो इंडिया मतलब यही कुल मिला के अच्छी कलरिंग करके स्टेटमेंट को लिखा गया है कि हमने एनपीटी साइन नहीं करी, क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, ठीक है। तो India also took initiatives to bring down a universal and non-discriminatory non-proliferation regime in which all countries would have the same rights and obligations with respect to weapon of mass destruction जैसे nuclear, biological, chemical, ठीक है। ये चीज तो बताता कि हम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशन में विश्वास दर्शाते हैं ऑन अ इक्वल बेसिस, ठीक है। इट आर्ग्यूड फॉर द इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो की बात करिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज रह गई है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो कहीं डेवलप्ड कंट्रीज के इकोनॉमिक डोमिनेंस के चलते दब ना जाए, ठीक है। तो हमने किस चीज पे? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नियो की बात करी है, ठीक है। वहीं पे सिमिलरली आप क्या देखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट यूज्ड नॉन अलाइनमेंट टू हेल्प कार्व आउट एन एरिया ऑफ पीस आउटसाइड द ब्लॉक पॉलिटिक्स ऑफ द टू सुपर पावर्स। तो ये जो दो सुपर पावर्स हैं, ठीक है, कौन मतलब थे यूएसए और यूएसएसआर, तो वहां पे हमने क्या किया, इंडिपेंडेंस के बाद वी कुड हैव जॉइंड यूएसएसआर और यूएसए, बट वी डिडंट वेंट फॉर एनी ऑफ देम,
क्यों? क्योंकि हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या किया, नॉन अलाइनमेंट पे फोकस करते हुए, उस पे एम्फेसाइज करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट यूज्ड नॉन अलाइनमेंट टू हेल्प कार्व आउट एन एरिया ऑफ पीस आउटसाइड द ब्लॉक पॉलिटिक्स ऑफ द टू सुपर पावर्स। समझ में आया? वैसे आप जिस देखोगे तो इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस में हमारा विश्वास ऐसे भी झलकता है कि हमने क्योटो प्रोटोकॉल को ज्वाइन किया। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने से क्या तात्पर्य है कि हमने ग्लोबल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेज है उसमें इंडिया से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन फोर्सेस का। सो दीज आर दी एग्जांपल्स व्हिच शोज, दीज आर दी आर्गुमेंट्स व्हिच शोज दैट द strategy of strengthening India's security involves strengthening international norms and institutions। क्वेश्चन इसके अंदर से भी आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है, और सब पॉइंट के अंदर से भी आता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। समझ में आया? वो चीज है। तीसरा एस्पेक्ट जो रहा है, तीसरा एस्पेक्ट हमारी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का क्या रहा? मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। अब एक एस्पेक्ट ये भी इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का कि बॉर्डर पर तो जो आ रहे हैं उसे तो हम क्या कर देंगे, संभाल लेंगे। बॉर्डर के अंदर भी कुछ बैठे हैं खतरनाक लोग, ठीक है, वो भी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, पोटेंशियल थ्रेट है। तो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज geared towards meeting security challenges within the country। तो कंट्री के अंदर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उन्हें प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए, ये हमारा तीसरा कंसर्न रहा है। ठीक है, तो सेवरल मिलिटेंट ग्रुप्स फ्रॉम एरिया सच एज नागालैंड, मिजोरम, द पंजाब, द कश्मीर अमंग अदर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम sought to break away from India। ठीक है, तो ये आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ आपको यहाँ पे जो नाम दिखाए गए हैं, ठीक है, कि अलग अलग स्टेट्स में, जैसे पंजाब की बात कर लो, रीजनल एस्पिरेशन वाला चैप्टर ध्यान करो, कश्मीर की बात कर लो, नागालैंड, मिजोरम की बात कर लो। तो टाइम टू टाइम क्या है कि यहाँ पे सक्सेशनिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट हुए, और इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी बनी रहे। ठीक है, व्हाट आर द कोर वैल्यूज? कोर वैल्यूज यही है ना कि इंडिपेंडेंस और कंट्री का टेरिटोरियल इंटीग्रेशन बचा रहे। तो टेरिटोरियल इंटीग्रेशन को बचाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा? एक सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में एक एस्पेक्ट ये भी रखना होगा कि जो कंट्री के अंदर चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं उन्हें हम प्रॉपर्ली टैकल कर पाए। और तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? इंडिया हैज ट्राइड टू प्रिजर्व national unity by adopting a democratic political system which allows different communities and groups of people to freely articulate their grievances and share political power। ठीक है, तो यहां पे आपको ये तीसरा पॉइंट समझना होगा। क्या मतलब? इसी तीसरे पॉइंट के अंदर तीसरा पॉइंट जो है कि इंडिया ने नेशनल यूनिटी को इसी मतलब एक ऐसा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू प्रिजर्व करने की कोशिश करी है जहां पे अलग अलग कम्युनिटीज को अपने ग्रीवियंसेस वगैरह जो है उनको प्रॉपर्ली एड्रेस करने का मौका है, लेकिन एट द सेम टाइम हमने हमारी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को डील करने के लिए भी व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करके रखी है। फाइनली द लास्ट पॉइंट, ठीक है, लास्ट स्टेप इन दी इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज डेवलपिंग वास्ट इकोनॉमी डेवलप करना। वास्ट इकोनॉमी डेवलप करने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे वास्ट इकोनॉमी डेवलप करने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि अल्टीमेटली आप सिक्योर कब हो? जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना होगा कि हर चीज को एक ऐसा रहेगा ना कि आपको अपने अगर डिफेंस भी करना तो डिफेंस के लिए भी आपको हथियार बनाना रहेंगे, और हथियार कब बना पाओगे? जब आपके पास पैसा रहेगा। तो चौथा जो एस्पेक्ट है इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी का वो क्या है कि देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट इन इंडिया टू डेवलप इट्स इकोनॉमी इन अ वे दैट द वास्ट मास ऑफ सिटीजंस आर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी एंड ह्यूज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर नॉट अलाउड टू एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि वास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, जो कि कह सकते हैं इलिटरेट है, पॉवर्टी के अंडर में, तो उसको आप वहां से निकाल पाओ। क्योंकि एक सशक्त और सदृढ़ आपका अगर कह सकते हैं कि क्या सोसाइटी में एक अगर बेस है ऐसा लोगों का जो क्या है, जो मजबूत है, जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो आपकी इकोनॉमी मजबूत रहेगी, सिक्योरिटी चैलेंजेस उतने ज्यादा नहीं रहेंगे। द अटेम्प्ट हैज नॉट क्वाइट सक्सीडेड। तो ये जो हमें हमारी इकोनॉमी में से पॉवर्टी खत्म करना है, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकल के आना है, वो सारे अटेम्प्ट्स अभी उतने सक्सीड नहीं हुए हैं। वी आर स्टिल अ वेरी पुअर एंड अनइक्वल कंट्री। ठीक है, स्टिल वी आर वेरी पुअर एंड अनइक्वल कंट्री। ठीक है, तो येट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउज स्पेस फॉर आर्टिकुलेटिंग द वॉइस ऑफ पुअर एंड द डिप्राइव्ड सिटीजंस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, येट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, देखो प्रयास किया है, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन जो प्रयास करने का तरीका है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो डेमोक्रेटिक नेचर है ना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो ठीक है, येट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स
allows space for articulating the voice of the poor and the deprived citizens. ठीक है, तो deprived citizen जो poor citizen है उनके लिए democratic politics बेहतर है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, हमारी वास्ट इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं. देयर इज अ प्रेशर ऑन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट टू कंबाइन इकोनॉमिक ग्रोथ विद ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, दस डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आइडियल, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी. डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियल नहीं है, ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे. ठीक है, इट इज अ वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी. ठीक है, बड़े लेवल पर जब आपको सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होगी, एक डेमोक्रेटिक तरीके से हो सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स. दिस इज द कोर क्रक्स. और यही चीज को हम, जो लास्ट चैप्टर है आपका रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स वाला, तो उसमें भी हाईलाइट किया गया है. ठीक है, वहां और डिस्कस करेंगे. क्लियर हुआ? तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें बेहतरीन तरह से समझ आई. चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आप भी इसी तरह से खुश हो रहे होंगे. और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, चीजों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना रिवाइज करोगे उतनी आसानी से आपको क्या रहेगी, चीजें ग्रास्प कर पाओगे, क्योंकि इतना सारा पढ़ना है थ्योरी में. और वो इतना सारा कब पढ़ पाओगे, जब आप बार बार रिवाइज करोगे, एनसीईआरटी को पढ़ोगे. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन पूरा क्लियर हुआ, आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ, आखिरी तक सारी चीजें समझ में आई है. आई टीच क्लास 9th and 10th ऑन अनअकैडमी प्लस. तो अनअकैडमी प्लस पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अगर, तो यूज द कोड DIGRAJ दिगराज, बीट CUET UPSC, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं, इफ यू आर यूजिंग द कोड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट प्रिवेलिंग एट दैट टाइम पीरियड. ठीक है, तो वो 10% 20% जो भी उस दिन पे डिस्काउंट रहेगा, यू कैन गेट दैट डिस्काउंट यूजिंग द कोड दिगराज. दीज आर द कोर्सेज विच आर प्रेजेंटली गोइंग ऑन. ठीक है, ऑन क्लास फॉर क्लास 10th and 9th. फाइन, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त हुआ, पूर्णाहुति देते हैं. स्वाहा. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ध्यान रखिए. साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल. थैंक यू वेरी मच.